हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी से चल रही होगी। होपफुली सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको उसके अलावा भी कोई डाउट है तो गाइज यू कैन आस्क एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। और आगे आने वाले सेशंस में भी इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। रात को 9 बजे डेली यहाँ पर सेशन होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। आप अपना बहुत ही कम समय में, आज हमारा 5वां सेशन है, तो आप काफ़ी अच्छे से इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिएगा। ठीक है। जैसे ही अभी हम 725 पर हैं, आई थिंक 721-25 पे। मुझे इतना मतलब थोड़ा सा याद नहीं है, लेट मी चेक। ठीक है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे ही बढ़ाते रहिए और जल्दी से, मतलब 10 दिन के अंदर अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो 10 दिन के अंदर वी विल अचीव अवर गोल। जो कि हमारा गोल है, क्या गोल है हमारा? 721 है अभी, तो 721 है। ठीक है। 721 से बढ़ाओ, जल्दी आगे करो। ये पिछले कमेंट्स हैं। बेसिकली आज जल्दी जल्दी पढ़ना है अपने को। और ये जो टॉपिक है ना, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसको ख़त्म करने का है। टॉपिक 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एवोल्यूशन शुरू करा दिया था। एवोल्यूशन शुरू करने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे, स्कोप करेंगे और सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंसेस करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मेरा नाम रमा शर्मा है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स के लिंक जो हैं आपको दिए हुए हैं। टेलीग्राम का जो चैट ग्रुप है वो भी आपका, उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हैं। और कल से जो है मैं थोड़ा सा बाहर, हॉलीडेज़ कह लो, आप कुछ भी कह लो, फैमिली के साथ बाहर हूँ, लेकिन मैं अपना लैपटॉप और सारी चीज़ें साथ में लेकर जा रही हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा कि डेली सेशन वहाँ से हो। और ये मेरी, मतलब कि ये जो रिदम है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि रिदम टूटता है ना तो मेरे अंदर भी, मतलब मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरा रिदम टूट जाता है तो मेरे को ना फिर दिक्कत होने लग जाती है, फिर वापस शुरू करने में मुश्किल होता है। तो रिदम टूटना नहीं चाहिए, ये कोशिश मैं भी करूँगी। और आप लोग भी जो है यहाँ पर उतना ही सपोर्ट देंगे कि अगर मैं छुट्टियों में भी आपको पढ़ा रहे हूँ, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अपना प्यार देना बंद नहीं करेंगे। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। इन सब चीज़ों में कहीं से भी टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक अभी तक का जिसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता देना। ये सब मैंने पीपीटी के अंदर रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। जो कल पढ़ाया था, ठीक है, इसको मैंने हटाया नहीं है। बाद में जो बच्चे देखेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको नोट्स में भी साथ में ऐसे मिल जाएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई थी आप उनको यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो है सीख रहे थे कि मतलब किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर था। तो किंग थे, क्वींस थी, और उनके बाद लॉर्ड लेडीज़ थे, और उनके बाद नाइट्स थे, नाते रिश्तेदार वाले। और उसके बाद में फिर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे पीजेंट और सर्फ थे, किसान और आर्टिसन टाइप के लोग। किंग और क्वीन के पास में सबसे ज़्यादा पावर हुआ करती थी। ठीक है। अब जैसे जैसे ये फॉल ऑफ एम्पायर हुआ, कौन सा, चार्ल्स मैग्ने एम्पायर का जैसे जैसे फॉल हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मर्चेंट्स की पावर बढ़ती जा रही थी। और जब मर्चेंट्स की पावर बढ़ती जा रही थी तो मर्चेंट्स ने 2 चीज़ें शुरू करी। सबसे पहले तो अपनी कम्युनिटीज़ डेवलप करी। ठीक है। कम्युनिटीज़ डेवलप करी तो वहाँ पर उनका लिटिल रिपब्लिक बन गया। यही पढ़ा था हमने। ठीक है। लिटिल रिपब्लिक बना लिया जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स की चलती थी। और किस तरीके से फिर आप राजा को क्वेश्चन कर सकते हो, तो राजा को क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने चैलेंज किया चर्च की पावर को। लॉर्ड्स और लेडीज़ जो हैं ये पार्ट हुआ करते थे इन्हीं की नोबल क्लास का, यानी कि बेटे हो सकते हैं, इनको वेजल्स भी कहा जाता था। ये सर्व करते थे क्या, ठीक है, हायर रैंक पे सर्व करते थे। नोबल क्लास के जो लोग होते थे वो कसम खाते थे कि वो राजा यानी कि मोनार्क के प्रति और क्वीन के प्रति क्या होंगे, लॉयल रहेंगे। ये सप्लाई करते थे नाइट्स टू दी नोबल्स टू फाइट इन दी बैटल। तो ये जो नाइट्स है ना, नाइट्स, ये योद्धा जो हैं, ठीक है, योद्धा, लड़ाकू योद्धा, इनको राजा को प्रोवाइड कराते थे। ठीक है। राजा को प्रोवाइड कराते थे लड़ाकू योद्धा। नाइट्स कौन है? नाइट्स ये प्रोटेक्टेड नोबल्स हुआ करते थे, यानी कि ये क्या करते थे, ये एज वेल एज पीजेंट और सर्फ, ये एक लिंक हुआ करते थे किंगडम के अब ऊपरी 2 लेवल्स में
और किंगडम के सबसे निचले स्तर में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे राजा ने कोई आदेश दिया तो राजा के घुड़सवार जो है किसानों से वो सारी चीज़ें करा रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही है तो लड़ भी रहे हैं। तो पीजेंट और सर्फ जो हैं ये गांव में फार्म के अंदर के काम करने वाले लोग थे। ये टूल्स क्राफ्ट्स आर्टिसन टाइप के लोग थे। ठीक है, ये टूल्स प्रोवाइड कराते थे अपनी अपनी क्राफ्ट, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई ज्वेलरीज बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराते थे। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल कर ली थी, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब किंग के पास, किंग कौन है सबसे बड़ा? सुपर फ्यूडल लॉर्ड है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सुपर फ्यूडल लॉर्ड सबसे बड़ा बिग मेजर फ्यूडल लॉर्ड है, इसके पास में सारी की सारी जमीन है। किंग क्या करेगा? नोबल्स को, ठीक है, नोबल्स जिनको हम वेजल्स भी कह रहे हैं, इनको ये लैंड के कुछ टुकड़े देगा, जैसे अपने अकबर ने मनसबदारी बांटी थी। ठीक है, तो इस लैंड को हम कहते हैं फीफ। ठीक है, अब नोबल्स क्या करेंगे? नोबल्स यहाँ पर नाइट्स के लिए, मतलब पूरा का पूरा लेवल में चल रहा है, एक एक फ्लो चल रहा है। ठीक है, नाइट्स को जो है क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। और ये नाइट्स क्या करेंगे? ये नाइट्स योद्धा हैं, ये पूरी की पूरी निगरानी रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, लड़ाकू योद्धा हैं। और ये क्या देंगे? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, किसको? आर्टिसन को, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, किसी दूसरे युद्ध से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, अब ये आर्टिसंस हैं, फार्मर्स हैं, लेडीज हैं, ये सब क्या करेंगे? ये फ्यूडल पिरामिड है पावर का, कि पावर ऊपर से नीचे मतलब कैसे कंट्रोल कर रही है। अब ये लोग क्या प्रोवाइड करेंगे? ये देंगे फूड एंड सर्विसेज। भाई खेती कर रहे हैं तो अनाज उगाएंगे, और आर्टिसंस हैं तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ये किसको देंगे? नाइट्स को, वेजल्स को देंगे। और ये अपनी सर्विसेज किसको दे रहे हैं? ये ऊपर वाले लोगों को दे रहे हैं। नोबल्स, नोबल्स जो नाते रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं, किसको? राजा को। और क्या दे रहे हैं? मनी दे रहे हैं, और नाइट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, योद्धा प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई? तो नाइट्स जो है प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विसेज दे रहे हैं, नोबल्स क्या कर रहे हैं? मनी और नाइट्स प्रोवाइड करा रहे हैं किंग को, और पीजेंट्स जो हैं फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये फ्यूडल सिस्टम है। सबसे ऊपर किंग होता है, फिर नोबल, नोबल के साथ में अलग अलग जगह पे इसको, वेजल को कई जगह पे यहाँ पर डाला गया है, तो इससे डाउट मत लीजिएगा, इसीलिए हमने सबसे ज़्यादा नोबल के ऊपर फोकस किया है, वेजल को हमने उतना यूज़ में नहीं लिया। कई जगह वेजल को सेकेंड लेवल पे रखा गया, कई जगह इसको थर्ड लेवल पे रखा गया है। फिर फाइनल लेवल में यहाँ पर एक नया लेवल निकल के आएगा, क्या? वो है मर्चेंट्स का। ठीक है, मर्चेंट्स का। फार्मर और क्राफ्टमैन तो है ही, आर्टिसन वगैरह, यहाँ से मर्चेंट निकल के आएंगे, ये नॉन प्रिविलेज्ड लोग हैं। और ये ऊपर वाले जो 3 लोग हैं वो प्रिविलेज्ड हैं। प्रिविलेज कहते हैं ना जिसपे भारी अनुकंपा हो। और सबसे ऊपर क्या है? पोप है, चर्च है। ठीक है, पोप, चर्च, किंग, नोबल, नाइट, ये सब प्रिविलेज्ड हैं। मर्चेंट, फार्मर, क्राफ्टमैन, पीजेंट, सर्फ, ये सब जो हैं क्या हैं? नॉन प्रिविलेज्ड लोग हैं। ये हमने पढ़ लिया था। अब मेडिवल में क्या हुआ? ठीक है, मेडिवल में क्या हुआ कि यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि आई एम दी सर्फ। ठीक है, मैं क्या हूँ? एक सर्फ हूँ। सर्फ मतलब एकदम निम्न स्तर का व्यक्ति। एंड आई वर्क द लैंड इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन। मुझे जब प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं आपके यहाँ पर रह सकता हूँ, इस इलाके का पानी यूज़ कर सकता हूँ, खाना यूज़ कर सकता हूँ, आप मेरी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में मैं आपके यहाँ पर काम करूँगा। ठीक है, ये कह रहा है आई एम दी लॉर्ड, मैं हूँ राजा, मैं हूँ मोनार्क। आई एम दी लॉर्ड एंड गेट इंडिविजुअल टू फाइट ऑन माई बिहाफ। मुझे इंडिविजुअल चाहिए, मुझे लोग चाहिए, लोग जो मेरे बिहाफ पे लड़ सके। और अगर लोग मेरे बिहाफ पे लड़ेंगे तो मैं अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा उनको दूंगा, जहाँ पर वो, जब लड़ाई नहीं चल रही होगी तो जहाँ पे वो रूल कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे चाहिए फ्यूडल लॉर्ड्स और नाइट्स चाहिए, जिनको हम वेजल कहेंगे। ये व्यक्ति आया, बोला कि दाढ़ी वाला आया, जरा दाढ़ी संभालो। ठीक है, तो ये कहेगा कि आई एम दी वेजल, मैं एंड द लॉर्ड एंड आई हैव मैनी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। मैं इसके लिए भी काम करूंगा, मैं इसके लिए भी काम करूंगा। यहाँ पर आपको कैसल, किले मिलेंगे, गांव मिलेंगे, फील्ड मिलेंगे, जो कि अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स को दिए हुए थे। डिफरेंट पीपल जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और इस सब को कहा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैनर। मैनर क्या है? एक बहुत बड़ा किलेबंदी वाली एक ऐसी जगह है जिसके पीछे अंदर पूरा का पूरा गांव बसा होगा, वहीं पर पूरे खेत होंगे। ठीक है, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे, यहाँ पर एक बड़ा घर होगा जिसमें ये ये नाइट रह रहा होगा, या वेजल रह रहे होंगे, नोबल्स रह रहे होंगे। तो हर किसी को मैनर के अंदर, ठीक है, वो ये चीज़ें प्रोवाइड करी जाती थी। अब सिस्टम क्या है लॉर्ड और वेजल का? अब लॉर्ड कह रहा है यहाँ पे कि आई विल प्रोवाइड मनी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सोल्जर्स दूंगा, एंड मेंटेन द रोड एंड विलेजेस, मैं ये सब काम कराऊंगा। आई विल ऑल्सो एक्ट एज जज, मैं तुम्हारे जितने भी मसले उनको सॉल्व भी करूंगा, जितने भी तुम्हारे
किसी दूसरे वेजल के साथ में डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व करूंगा। वेजल राजा से कह रहा है कि ठीक है आप ये सब करोगे, आई ओ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिलिट्री सर्विसेज डेज पर ईयर, ठीक है, मैं आपको पर ईयर सालाना, ठीक है, मिलिट्री सर्विस डेज दूंगा। अमाउंट में मैं ओ करता हूं, मतलब कि जैसे कि साल में 60 दिन मैं आपको मिलिट्री सर्विसेज दूंगा, ठीक है, बट आई एम अलाउड टू हैव वेजल ऑफ माई ओन, लेकिन मेरे को अपने वेजल्स चाहिए, ठीक है, मैं अपना खुद का वेजल। आई कैन ऑल्सो ऑफर द लॉर्ड एडवाइस ऑन ओकेजन, जब भी आपको लॉर्ड को एडवाइस चाहिए होगी किसी भी मसले पे तो मैं आपको एडवाइस देने का काम भी करूंगा, ठीक है। तो कई बार ये स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, क्यों, जब वेजल बिगेन टू हैव वेजल ऑफ हिज ओन, जब ये वेजल क्या है, ये वेजल अपने यहाँ का तो फ्यूडल लॉर्ड बन जाएगा, ये भाई साहब अपने यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड बन जाएंगे, इनको जमीन मिल जाएगी, फीफ मिल जाएगी, और जब ये अपने यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड बन जाएंगे ना तो इनको भी ये मिलिट्री पावर दे रहे हैं किसको, राजा को, ठीक है। इनको कौन मिलिट्री सर प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको जो मिलिट्री प्रोवाइड करेगा ये भी अपने वेजल रखने लग जाएंगे, और जब ये भी अपने वेजल रखने लग जाएंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये लॉर्ड गया, लॉर्ड मतलब आप नोबल से समझ लो, ठीक है, ये लॉर्ड गया मोनार्क के पास, ये कह रहा है बेटा आई एम द किंग but I cannot provide protection for large amount of land and people because of the collapse of Charlemagne Empire, ठीक है। I am passing the power into the hand of lords, मैं अपने बेटों को, रिश्तेदारों को ये पावर पास कर रहा हूँ, who hold the large area of land, तो लॉर्ड कह रहा है I now, लॉर्ड मतलब नोबल, I now have land and I can control in any way I want, और यहां से शुरू हुआ है फ्यूडलिज्म। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से भी ये चाहे उस तरीके से क्या कर सकते हैं, किंग ने एक्सचेंज कर दी पावर, किंग्स की जो पावर है वो अब लॉर्ड्स के हाथों में चली गई, और अब लॉर्ड कह रहा है कि मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से ज़मीन को क्या कर सकता हूँ, लैंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से ओरिजिन हुई फ्यूडलिज्म की। अब इंग्लैंड में मैंने आपको इतना सब पढ़ा दिया है, इंग्लैंड में कॉन्फ्लिक्ट हुए फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में, रीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इनका मेन फोकस था। मैंने आपको बताया था कि ये आपस में लड़ रहे थे, 100 साल का लगातार वॉर चला था, उसको मैंने समराइज किया है, ठीक है। आप कल के पूरे सेशन को इस पूरी स्लाइड में समराइज कर सकते हैं कि इनके बीच में पावर में युद्ध हुए, पावर को लेकर युद्ध हुए, 100 साल के ये युद्ध चले, और बाद में उसी समय पर प्लेग आ गया, और जब प्लेग आया तो लोगों ने काम करना खत्म कर दिया, ठीक है, लैंड्स के अंदर, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ, और उसी समय पर जितना भी सरप्लस अमाउंट था उसको लोगों ने बेच दिया, जेब में ले लिया माल, और ये वही समय था जहां पर नए नए रूट्स की, ट्रेड रूट्स की जो है खोज करी जा रही थी, और जब खोज शुरू हुई तो लोगों के दिमाग में क्यूरोसिटी डेवलप हुई। इसी समय पे कंपास आया, गन पाउडर आया, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में यहाँ पर शिप बिल्डिंग शुरू हो गई, और इसने फाउंडेशन रखी किसकी, मर्केंटलिज्म की। मर्केंटलिज्म यानी कि व्यापारवाद जो है यहाँ पर शुरू हुआ, शिप बिल्डिंग हुई, वीविंग हुई, यही सब पढ़ाया था कल मैंने, उसका एक समराइजेशन मैंने यहाँ दिखा दिया। डिस्कवरी हुई अमेरिका की बाय द क्रिस्टोफर कोलंबस। इतना समझ में आ गया है, अब आगे चलते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, फटाफट से पढ़ते हैं इनको, समझते हैं कहानी क्या चल रही है। जब ये सब आ गया, लोगों के अंदर क्वेश्चनिंग करने की पावर आ गई, क्वेश्चन करने लगे लोग, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। एनलाइटनमेंट पीरियड है, लोग क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुआ। सबसे पहले ये ब्रिटेन में, फिर फ्रांस में शुरू हुआ, 100 साल लगे। मैंने आपको यहाँ तक के बता दिया था कि 1680 आ गया। अब 1680 से 1789 तक कैसे चलेगा, 1680 से 1789 का ये जो फेज है उसको हम कहते हैं क्वेश्चंस द एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशंस। क्वेश्चन किस पे किए गए, जो सोशल रिलेशंस थे। सोशल रिलेशन किसके, बाप बेटे के ना, अभी ये सोशल रिलेशन बताए ना, क्या, किंग के, किसके साथ में, लॉर्ड के साथ में, ठीक है, लॉर्ड के वेजल के साथ में, यानी कि नाइट्स के साथ में, ठीक है, और इनके सर्व्स के साथ में। यहाँ पर लोग सवाल करने लगे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ह्यूमनिज्म की भावना आ गई, ह्यूमनिज्म की भावना आ गई, तो मर्चेंट्स जो हैं इन किसानों को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो सलूक अच्छा नहीं हो रहा है। एडम और सिडली यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है कि थिंकर्स पुट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस अंडर इंटेंस स्क्रूटनी। जितने भी उस समय के पॉलिटिकल या किस तरीके के भी विचारक थे, थिंकर्स थे,
वो हर चीज़ को ना बहुत पैनी निगाहों से देखने लग गए। हर तरीके के रिश्ते को, संबंध को, यहाँ पर जितने भी हो रहे थे समाज के अंदर, उसकी स्क्रूटनी करने लगे। और जब उसकी स्क्रूटनी करने लगे तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यार यहाँ तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो जैसे कि वोल्टेयर हैं, एडम स्मिथ हैं, इन्होंने बताया कि हाउ कैन वी लुक इनटू द वर्ल्ड फॉर, हमें कैसी दुनिया चाहिए, ठीक है, अपने लिए कैसी हमें दुनिया चाहिए, एंड अंडरस्टैंड इट, क्या हम आज की इस दुनिया से क्या समझ पा रहे हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये नए नए मर्चेंट्स के राइज को अपील करने लगे, क्योंकि मर्चेंट्स तो नई नई कम्युनिटी क्लास बना ही रहे थे, अनलाइक द कैथोलिक बिलीफ। अच्छा, चर्च के क्रिश्चियनिटी में मेरे हिसाब से जितना मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, यहाँ पे कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो मर्चेंट वाले फेज में आगे गए, ठीक है, और कैथोलिक्स वो हैं जो कि पूरा का पूरा अभी भी चर्च को ही फॉलो कर रहे हैं। किंग किंग के नीचे नोबेल के नीचे मर्चेंट के नीचे पीपल। लोग चर्च जाते थे, चर्च में विश्वास रखते थे, और चर्च ने किसको दे रखी थी? राजा को पावर दे रखी थी। यही चल रहा था भाई, हम जैसे तुम जैसे लोग ही मंदिर मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, दरगाह जाते हैं। पीपल जो चर्च में मान रहे हैं, चर्च ने क्या बोला है? चर्च ने बोला है कि किंग ही क्या है? लेजिटिमाइज है। किंग के पास जो सत्ता है वो लेजिटिमेट सत्ता है, ठीक है। अब ये पहले सोशल रिलेशंस थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और चर्च क्या कह रही है यहाँ पे? चर्च राजा को क्यों लेजिटिमेट कर रही है? चर्च कह रही है कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिन। हमने कुछ पाप किए होंगे तब हमको इंसान का जन्म मिला है। हम क्या है? मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिन। हमारे पापों का हम क्या है? उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हमने कुछ पाप किए होंगे तभी हमारा मानव जाति में जन्म हुआ है। चर्च ये कह रही है, चर्च कह रही है कि राजा जो है वो सबसे ज्यादा लेजिटिमाइज है और वही तुम पे रूल करेगा, तुम्हारे पापों को ठीक करेगा। अब चर्च तो जो कह रही थी, वो जो कह रही थी, एनलाइटनमेंट थिंकर क्या कह रहे थे वो सुनिए। मैन के लिए चर्च कहती है चर्च इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिन। एनलाइटनमेंट थिंकर कहते हैं चर्च इज मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है क्या? इंसान। चर्च कह रही है वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में, कि दुनिया को जो है भगवान ने बनाया है, ठीक है, ईश्वर ने बनाया है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, ठीक है। ओनली फ्यू पीपल नोज। चर्च कहती है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको पता है कि दुनिया कैसे बनी है। और ये लोग कौन है? ये लोग क्लर्जी लोग हैं, ये लोग पादरी लोग हैं, ये लोग प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, यानी कि वही जो अपनी प्रीस्टली क्लास है वो हैं ये लोग। और इन लोगों को ओनली वन लैंग्वेज, दे नो ओनली वन लैंग्वेज, ठीक है। इनको एक ही भाषा आनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। जो इनकी मातृभाषा है वही सर्वोपरि है। एनलाइटनमेंट थिंकर कहते हैं कि ना बेटा, ट्रुथ अबाउट गॉड, ठीक है, कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड बाय डिस्कवरिंग द वर्ल्ड। कि भाई दुनिया जो है क्रिएशन ऑफ गॉड है, ये तो मान लिया, लेकिन गॉड ने इस दुनिया को कैसे क्रिएट किया और क्या क्या बनाया है वो तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम डिस्कवर करेंगे, बाहर जाएंगे। बाहर जाने के लिए क्या करेंगे? बाहर जाने के लिए दूसरी भाषाएं सीखेंगे, दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। समझे? ये दो चीजें समझ गई। एनलाइटनमेंट थिंकर क्या बोलने लगे और चर्च पहले क्या बोलती थी? थॉमस हॉब्स नाम के एक एनलाइटनमेंट थिंकर है, ठीक है, वो कहते हैं एनलाइटनमेंट का मतलब है कि जिसमें थोड़ी सी नव चेतना आ गई, ठीक है, जिनको थोड़ा सा प्रबोधन हो गया, जिनमें थोड़ा सा रीजनिंग आ गई, जो लॉजिकल बातें करने लगे। इन्होंने कहा कि कॉमन पीपल पेड सो मैनी टैक्सेस टू चर्च और ऑफरिंग्स टू गॉड। कॉमन पीपल जो है चर्च को भी बहुत सारा पैसा देते हैं और भगवान को, ईश्वर को भी ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं। बट व्हाट डिड द चर्च पे बैक टू यू? चर्च तुम्हें वापस क्या दे रही है? चर्च ने तो तुमको वापस कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। चर्च तो तुम्हें राजा के हवाले कर रही है। स्टेट जो है, स्टेट के अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो स्टेट क्या है? ठीक है, स्टेट बोलते हैं ना कि इंडिया इज एन सोवरेन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि तुम्हारे और तुम्हारे ऊपर रूल करने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हें तुम्हारे जस्टिस देगा, वो तुम्हें खाने के लिए अनाज देगा, सिक्योरिटी देगा, सब कुछ देगा। सो स्टेट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रूलर एंड द कॉमन पीपल। ये थॉमस हॉब्स ने कहा, ठीक है। एनलाइटनमेंट थिंकर बोलने लगे कि द क्लोजेस्ट यू कैन कम टू बिलीविंग, ये आपको बाद में नोट्स में दिखने लग जाएगा, अभी मेरा इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे। द क्लोजेस्ट यू कैन कम टू बिलीविंग गॉड, जितना आप भगवान को जानने के करीब आएंगे
उतना उतना आप भगवान के द्वारा बनाई हुई दुनिया को एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, नेचर को एक्सपीरियंस करेंगे, दुनिया में और लोगों को एक्सपीरियंस करेंगे, चींटी से लेके हाथी तक को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, जितना आप ये एक्सपीरियंस करेंगे ना उतना ही आप भगवान के और करीब आते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से हमको इतना समझ में आ गया। तो दो चीजें हुई थी हमारे साथ पहले। दो चीजें क्या हुई थी मैम? एक तो हुआ था मैम क्या हमारा कल्चरल चेंज, और एक हुआ था क्या हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, तो समरी हमारी ये निकली कि इतना पढ़ने के बाद हमें दो चीजें पता चली। एक तो हमारे स्ट्रक्चरल बदलाव हुए थे कल की क्लास में जो हमने देखा था, और एक हुए हमारे कल्चरल चेंजेस। ठीक है, ये वीडियो मैं काफी शॉर्ट बनाऊंगे। इसी के साथ आज रात को लेट नाइट करीब 11 बजे मैं आपको एक दूसरी वीडियो और अपलोड करके दूंगी। ठीक है, तो परेशान मत होना, ये टॉपिक हम आज ही खत्म करेंगे। अभी मेरे को कहीं बाहर जाना है। ठीक है, अरे यार पूरा ही मिट गया, पसीने पसीने हो रहे हो मैं। अभी फैन भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीजें हुई थी कल जो हमने पढ़ी थी। कल्चरल चेंजेस पता है कैसे कल्चर में चेंज हुए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस पता है कैसे मतलब मैं मर्चेंट ने अपनी कम्युनिटी डेवलप कर ली थी। जब ये हुआ, ठीक है, जब ये हुआ, इसको समराइज करा दूं बस मैं कल वाली चीज को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब ये हुआ तो साइंटिफिक चेंजेस आए। ठीक है, जैसे कि शिप बिल्डिंग हुई, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंटिफिक चेंजेस आए तो साइंटिफिक चेंजेस ने बोला कि भैया लॉज जो हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। यहां पे हमने देखा स्ट्रक्चर में और क्या चेंज हुआ मैम? मर्केंटलिज्म आ गया। ठीक है, व्यापारवाद आ गया। फिर हमने देखा कि मैम यहां पे कैपिटलाइजेशन आ गया था। ठीक है, व्यापारवाद आया तो व्यापारवाद के बाद में पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद आया तो कल हमने ये भी देखा कि फैक्ट्री सिस्टम आया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमने क्या क्या देखा और कल्चरल चेंजेस में क्या क्या बदलाव हुए। ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ये समराइज करने का तरीका है ऐसे। फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री सिस्टम ने लीड किया किसको? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। इंडस्ट्रीज बनने लगी और ज्यादा। ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन हो गया। सॉरी, जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो इंडस्ट्रीज में आपको क्या चाहिए? काम करने के लिए लोग चाहिए। कंसंट्रेशन लोगों का बढ़ने लगा, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगा, आबादी बढ़ने लगी, लोग जो हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या हुआ? आगे वाली स्लाइड पे बताते हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम फिर वो नीचे दिखता नहीं है टिकर की वजह से। इंक्रीज हुआ और आप कह सकते हैं कि ग्रोथ हुई, ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपके समाज के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा है ना। हमने सोशल चेंजेस में देखा था कि सामाजिक बदलाव कैसे आता है, जब पहले समाज का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिटीज डेवलप हुए, फैक्ट्री सिस्टम की वजह से। और इससे क्या आ गया मैम? फैक्ट्री सिस्टम की वजह से। फैक्ट्री सिस्टम मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है? जहाँ रॉ मटेरियल हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ठीक है, प्रोडक्शन और आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, अर्बनाइजेशन होने लगा। तो मैम जो एक रूरल सेटअप था, ठीक है, वो कैसे अर्बन सेटअप में तब्दील होता चला गया धीरे धीरे। यहाँ पर क्या हुए हैं? यहाँ पर जो बदलाव आए हैं वो हुए हैं आर्ट एंड लिटरेचर। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। ठीक है, कल वाली क्लास को ही हम समराइज कर रहे हैं। आर्ट एंड लिटरेचर जो है इमर्ज्ड हुआ, बढ़ने लगा, थिंकर्स जो हैं बढ़ने लगे, और सब कह रहे हैं क्या? ह्यूमनिज्म की भावना होनी चाहिए, मानवतावाद। एक तरफ जो है मर्केंटलिज्म, व्यापारवाद आया है, एक तरफ लोग बात कर रहे हैं मानवतावाद होना चाहिए। मानवतावाद होना चाहिए तो लोगों ने बोला कि क्वेश्चनिंग हमें करनी है, क्वेश्चन करने हैं हमको ओवर दी डिवाइन राइट्स। डिवाइन राइट्स जहाँ पे चर्च किसको दे रही है? एक किसी व्यक्ति के लिए बोल रही है कि ये तुम्हारा राजा बनेगा। और फिर इन्होंने बोला कि डिवाइन राइट के ऊपर कैसे क्वेश्चन करना है कि भैया क्वेश्चन कर दो तुम किसको? चर्च के ये ढोंग ढकोसले जो उस टाइम पे चल रहे थे, ठीक है, जो भी रहे होंगे उस टाइम समाज में, ठीक है, उनको क्वेश्चन करो, प्लस आप किंग को भी क्वेश्चन करो। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या आया? इन दोनों चीज़ों के आते ही क्या आ गया? एनलाइटनमेंट पीरियड। ठीक है, एनलाइटनमेंट पीरियड आ गया। और जैसे ही, क्योंकि एनलाइटनमेंट का मतलब ही क्या है कि लोगों के अंदर प्रबोधन आ जाए, ठीक है, बौद्धिक स्तर और बढ़ जाए।
जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया तो एनलाइटनमेंट पीरियड ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए होना चाहिए क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कि किंग जो है अगर लोगों के लिए कुछ कर रहा है तभी लोग किंग के लिए कुछ करेंगे। मतलब ये लेन देन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही किंग के लिए सब कुछ करते रहें, किंग लोगों के लिए कुछ नहीं करे। इन सब चीज़ों के साथ जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम एक साइड में डेवलप हो रहा था, जब फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हो रहा था तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी आने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को हम कल्चरल चेंज में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बौद्धिक स्तर पे व्यक्ति के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो फैक्ट्री सिस्टम और मर्केंटलिज्म की वजह से आया था, कैपिटलिज्म की वजह से आया था, लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तभी आ सकता है जब आपका दिमाग बेहतरीन काम कर रहा हो, जैसे कि आपके स्टीम इंजन बनने लगे, स्टीम इंजन एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें बनी। और स्टीम इंजन के बनते ही बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज और आ गई विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है। तो जब ये हुआ तो साइंस, यहाँ पर लोग बोलने लगे कि साइंस के पास में हर चीज़ का आंसर है, साइंस हैज़ ऑल दी आंसर्स। इसको हम आगे चर्चा में लेंगे जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका साइंस के साथ में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि साइंस हैज़ ऑल दी आंसर्स, ठीक है भाई साहब। और इन्होंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि इट गेव राइज ऑफ रीजन। रीजन मतलब तार्किकता, ठीक है, कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और इससे आया क्या, सोशल चेंज। और जब ये सोशल चेंज आया तो इन दोनों चीज़ों से, किन दोनों चीज़ों से भैया, ठीक है, इससे और इससे, किससे, स्ट्रक्चरल चेंज और सोशल चेंज से मिल के मिला हमें क्या, इनसे मिल के हमको मिलता है क्या, इट लेड, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा नहीं, इन दोनों से स्ट्रक्चरल चेंज प्लस कल्चरल चेंज, इन दोनों से हमें मिला इट लेड टू चेंज इन सोशल ऑर्डर। तो इतना समझ गए है ना, पीपीटी पूरी बनी हुई है। अभी मेरे को निकलना है कहीं, कल सुबह बाहर जाना है, देखो कहाँ तक कवर कर पाते हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, त्रिशूल पर्वत, सब जगह जाने का प्रोग्राम है। तो बस आप लोग बने रहिएगा, पहाड़ों में बैठ के भी आपकी क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। राइज ऑफ रीज़न हुआ, ठीक है, राइज ऑफ रीज़न को पढ़ेंगे अभी हम अगले सेशन में, ठीक है। आज ही कराऊंगे रात को 11 बजे, ध्यान रखिएगा ये चीज़, रात को 11 बजे ये पीपीटी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास मैं टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूंगे, ठीक है। राइज ऑफ रीज़न ये सब आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा कराया जाएगा कवर, ठीक है। और तब जाके आपका ये टॉपिक इमरजेंस वाला ख़त्म होगा। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सब्सक्राइब करें ज़रूर। आई नो कि आज का सेशन काफ़ी छोटा रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। कल का सेशन मैंने 1 घंटे 40 मिनट के बराबर लिया था। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। 11 बजे फिर से मिलेंगे और उसको भी सेशन को शूट करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप तभी पूछ लीजिएगा। चलिए बाय।